हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 18 दोस्तों, है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये बहुत लंबा चैप्टर चल रहा है। भैया हाँ, लंबा चैप्टर तो है ही। लंबा चैप्टर, एकदम फुल लंबा चैप्टर है भाई, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और हम लोग यहाँ पे जितने सारे जेई नीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन सब को भी कवर करते जा रहे हैं। तो भैया आप लोग एकदम बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए। हम लोग करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले हम लोगों ने गाउस के अनुप्रयोग को भी देखा है और जितने सारे गाउस के अनुप्रयोग हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई लेट नहीं करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। तो गाउस के अनुप्रयोग का ही हम लोग करने जा रहे हैं ना। तो चलो भाई, अब हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग लिखते हैं किसी अनंत लंबाई किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित आवेशित अचालक ठोस भी ठोस बेलन या अचालक खोखले, क्या खोखले बेलन। हाँ, अचालक खोखले बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है भाई, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आपको समझना होगा कि अचालक खोखले बेलन और अचालक ठोस बेलन को जब हम लोग आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इसमें आवेश कहाँ स्थित हो जाता है। तो भैया एक चीज याद रखना, जब अचालक खोखले बेलन या अचालक ठोस बेलन होगा तो आवेश जो होगा ना, आवेश बेलन के अंदर, बेलन के अंदर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अब यही समझ लो ना। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग अचालक ठोस लिए हुए, यानी करंट फ्लो जिसमें नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जैसे भरेंगे जहां का तहां आपका क्या होगा, आवेश बिखर जाएगा। तो भैया इस चीज को तो एकदम याद रखना है, एकदम बिल्कुल याद रखना है। नहीं याद रखोगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इस चीज को तो याद रखना है कि आवेश कहाँ होता है, बेलन के अंदर होता है। किस में, अचालक ठोस बेलन या फिर खोखले ठोस बेलन। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, एक अचालक खोखले बेलन बनाते हैं। और जब आप एक अचालक खोखले बेलन बनाओगे तो आवेश कहां स्थित हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो उस अनंत लंबाई के ले रहे, अनंत लंबाई के, तो उसमें कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। किससे, गाउस के नियम से। विद्युत क्षेत्र, कितना विद्युत क्षेत्र होगा उस बेलन का, उसको निकालना। लेकिन उपयोग क्या करना है, उपयोग करना है गाउस के नियम। तो आज एक हम लोग खोखले बेलन लेते हैं। ये हमने एक खोखले बेलन ले लिया। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्तों, कुछ है नहीं। चलो, यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को r मान लिए, तो ये भी तो यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस r ही होगा। इसका अक्ष खींच लेते हैं, है ना, प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट, ये बेलन है। चलो, अब बेलन में क्या कह रहा है कि एक समान रूप से इसके अंदर
इसके अंदर जो आवेश उपस्थित होगा, यानी इसके आयतन में, किसके, इस बेलन के आयतन में एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है, एक समान रूप से। अब क्या कह रहा है कि चलो भाई एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र और एक बार इसके बाहर, देखते क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, उसके लिए टेंशन मत लो। तो भैया इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाते दिखाई देगा, इधर जाते दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर जाता है, जिधर बल की दिशा होती है। तो प्लस आवेश क्या करेगा, प्लस आवेश के कारण मान लीजिए इधर भी कहीं परीक्षण आवेश होगा, जिसके कारण ये प्लस क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा, कूलम बल लगाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही होगा। वैसे इधर भी तो डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे दूर जाते हुए दिखाई देगा कि नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आवेश वितरण की बात करेंगे, तो आवेश वितरण कैसा है, आयतन आवेश वितरण है, हमने बताया हुआ है दोस्तों, घबराना नहीं है कि ये सब कहां से आ रहा है, बता दिया है पहले भी। तो ये आवेश वितरण है, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज को वितरित किया हुआ है, क्यू चार्ज को वितरित किया है, तो इसमें आवेश वितरण रो होगा, और आवेश वितरण रो इज इक्वल टू होता है कूलम अपॉन मीटर क्यूब, कूलम कूलम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में, यानी 1 मीटर आयतन में जितना आवेश वितरित होगा ना, 1 मीटर आयतन में जितना आवेश वितरित होगा, उसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, आवेश सॉरी आयतन आवेश घनत्व। भैया अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे आर, इस अक्ष से आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, इसको आर डिस्टेंस बोलते हैं, आर डिस्टेंस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आइए देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा भाई। इधर इसी लेंथ का एक, सबसे पहली बात तो एक गाउसियन सरफेस बनाना होगा, जब तक आप गाउसियन सरफेस नहीं बनाएंगे तब तक इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे। चलो एक गाउसियन सरफेस बना लिया, अब ये गाउसियन सरफेस में कितना फ्लक्स निकलेगा, तो बोल सर फाई निकलेगा, इसका कुछ लेंथ मान लेते एल, इधर प्लस है भाई एल। चलो अंदर निकालना है, तो पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि अचालक खोखले बेलन या अचालक ठोस बेलन के अंदर, अचालक ठोस बेलन के अंदर, अंदर किसी बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर। सबसे पहले यहां ध्यान दो भाई, यहां पे ध्यान देना है आपको, ये आर डिस्टेंस पर लिया है, एल लेंथ का एक का क्या बन गया, यहाँ पे गाउसियन सरफेस कैसा बना, एक सिलेंडर के रूप में बना। गाउसियन सरफेस कैसे बने भैया, गाउसियन सरफेस आपका बन गया बेलन के रूप में। तो यहां लिखेंगे चूंकि गाउसीय पृष्ठ बेलन के रूप का है, तथा जब ये अबर देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में क्या अंतर है, तो बोल सर ये डिस्टेंस छोटा है जबकि ये डिस्टेंस बड़ा है, तो मतलब आर, तथा आर जो है लेस देन किससे है, छोटा है, आर से, कैपिटल आर से। ये हो गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर हम लोग देखें कि इसमें से एक चीज यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, अगर इसमें से बोलूं कि 1 मीटर क्यूब में कितना आवेश घनत्व है, तो रो इज इक्वल टू क्या है, रो इज इक्वल टू है कूलम, कूलम मीन्स आवेश मीटर क्यूब। अगर इसमें से अगर हमने क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो भी हो जाएगा ना भैया। इस चीज को हम लोग क्लियर कर लिए हुए हैं पहले भी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा भाई। हाँ नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर बाद में नहीं कहना कि सर दिक्कत हो रहा है। अब आ जाओ यही फिगर से समझते हैं। इस प्लस आवेश के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहली बात तो देखो कैगो सरफेस इसमें बना, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस यानी एक पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये और तीसरा पृष्ठ ये, यानी इस बेलन में कैगो गाउस पृष्ठ हमको दिख रहा है, एक दो तीन गो। तो यहाँ पे गाउस पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में कितना का एंगल, तो सर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। चलो इसको सरफेस नंबर 1 मान लेते हैं, ये मेरा सरफेस नंबर 2 है। अब यहाँ पे इस डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो सर ये सरफेस के लंबवत भी तो एरिया वेक्टर होगा, विद्युत क्षेत्र सॉरी क्षेत्रफल सदिश होगा, तो वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अनुदिश है, अर्थात एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर तीसरा देखो तो तीसरा सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन। ये क्या भाई, ये अगर देखूं तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन, क्योंकि हमको पता है क्षेत्रफल सदिश जो होता है गाउसियन पृष्ठ या पृष्ठ के लंबवत होता है। तो लंबवत यदि हो गया तो यहाँ थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। चलो अब हम लोग गाउस के नियम से चलते हैं। गाउस के नियम से, अब गाउस के नियम से निकालूं तो पहला सरफेस के लिए, पहला पृष्ठ के लिए φ1 हो जाएगा। φ1 इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी डॉट प्रोडक्ट। तो इसका डॉट यदि निकालेंगे प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप बताओ हमको थीटा का वैल्यू फर्स्ट सरफेस में कितना आएगा, एक दूसरे के लंबवत, किधर है, एक दूसरे के लंबवत आएगा तो 90 डिग्री। चलो यहां पे आया ई डी ए कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का मान आपको पता ही होगा क्या होता है, बोल सर कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो कॉस डिग्री के सॉरी कॉस 90 डिग्री का मान 0, 0 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा ना। तो चलो φ1 मेरा क्या निकला, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, φ2 निकालेंगे तो यही फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। इसको नहीं लिखे डायरेक्ट इसको ले लिए, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, बोल सर थीटा की बात करें तो सरफेस नंबर 2 में थीटा एक दूसरे के डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र, तो थीटा 0 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। भाई एक काम करो ना, एक काम करो ना भाई, मिटा देते भाई, वाह वाह क्या है ते मिटा रहे सर, हाँ मिटा दे रहे भैया। एक काम करो 1 2 3 4 ले लियो इसको। चलो फिगर नहीं मिटाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ भाई, तो अब हम लोग देखते हैं φ2 कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा ना, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इधर ही लेते हैं। φ2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोल सर कॉस 0 डिग्री का मान 0 नहीं 1 होता है। तो ई डी ए 1 से इंटू कर दिए, ईडीए क्लोज इंटीग्रल। ई हर जगह आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इस बेलन में क्या नजर आएगा, हर जगह आपको इक्वल सममित के कारण समान दिखाई देगा। तो ई कांस्टेंट हो जाएगा, ई अचर हो जाएगा, ई बाहर, डीए का इंटीग्रेशन ए। चलो φ2 हमको ये मिला, तथा एक काम करते φ3 भी निकाल लेते, क्योंकि 3 सरफेस हमको मिल रहा है ना। अब ये सरफेस मिल रहा है, इस सरफेस का निकाल लू तो क्या आ जाएगा भाई, इस सरफेस का अगर निकालू तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ कितना आ जाएगा, बोल सर 90 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो यहाँ रख दो वैल्यू। तो φ3 इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बताओ तो, कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, तो 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। अब कुल फलक्स निकाल लो, इसका क्या निकालेंगे, कुल फलक्स, सबको ऐड कर देंगे, कुल
फ्लक्स। बोलो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। हो गया ना? हाँ 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 सर हो गया। अब फाई 1 जीरो निकला था, फाई 2 ई ए निकला है, फाई 2 ई ए, फाई 3 कितना फिर जीरो। तो मेरा अगर बात करूं सर, तो फाई क्या निकल आया, फाई निकल आया ई ए। और सर फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस ने एकदम स्पेशली तौर पर अपने नियम में बता दिया। तो यहां पे अब देखो ई ए, सबसे पहली बात तो ए, आप बताओ इस बेलन का अगर आप आयतन निकालोगे, सॉरी क्या, एरिया, क्या निकल रहा है, एरिया है ना, एरिया। तो एरिया किसका, बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एल। ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। लेकिन यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं है, वो निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, और एक चीज, क्यू का भी तो वैल्यू रख लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या निकाले थे, देखिए आपको बता रहे हैं कि रो बराबर होता है क्यू बट्टे भी, भी इधर गुना कर दिए तो क्यू बराबर आ जाएगा रो भी, और भी मतलब आयतन। इस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो आयतन एल इतना ही लेना है, इतना ही लेना है, इतना ही लेना है। पर डिस्टेंस अपने को ये ले लेना है, ठीक है, ये डिस्टेंस ले लेना है। तो क्या आ जाएगा, हम्म, आयतन, ठीक है भाई, ये आयतन एल, नहीं डिस्टेंस तो यही लेना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। चलो भाई देख लेते हैं, चलो वैल्यू रखें, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं लिखे क्या, 2 पाई आर एल। अब यहाँ हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल, इधर ले आओ इसको, नीचे आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमको रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो ना भाई, थोड़ा सा ये एल और एल कैंसिल, हाँ एक आर कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखो तो रो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ई जो होगा समानुपाती आर का हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, समानुपाती आर का हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे यहां तक, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, लेकिन कहाँ, यहां तक, इसके बाहर नहीं, यहां तक। यहाँ एक्सिस पर आ जाएगा एकदम आर पर, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा, कहां तक, इस जगह तक। ठीक है भाई, ले लो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग दूसरा करते हैं बाहर में, मिटा दो, चलो। हाँ सर मिटा दीजिए सर। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग बाहर देखने वाले, आइए बाहर में देखते हैं। पहला नंबर ये हो गया, लिखेंगे अचालक, अचालक ठोस, ठोस लिखो ना भाई, ठोस बेलन, हाँ, के बाहर, के बाहर, बाहर किसी बिंदु पर, सबसे पहली बात तो आप बाहर में एक गाउसियन सरफेस बनाएंगे। बिना गाउसियन सरफेस का तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि गाउस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और गाउस ने एकदम शॉर्टकट बताया हुआ है। तो आ जाओ भैया, पहले एक काम करो, एक बेलन बना लो। और हमको पता है कि अचालक ठोस में आवेश कहाँ वितरित होता है, उसके आयतन में।
ये डिस्टेंस r है, इसका ये डिस्टेंस भी r है, इधर माइनस इन्फिनाइट तक लिए हुए हैं, इधर प्लस इन्फिनाइट तक लिए हुए हैं। यहां से अब क्या कह रहा है, चलो इसमें क्या भरा पड़ा है, प्लस आवेश भरा पड़ा है अंदर, क्योंकि ये अचालक ठोस है, ठीक है, अचालक ठोस है। अब हमको क्या कह रहा है, आर डिस्टेंस पर बिंदु P पर, यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया इस प्लस आवेश के कारण उधर जाते हुए दिखाई देगा, तो यही डिस्टेंस पर इधर भी ले लो। चलो तो गाउसियन सरफेस यहां भी हमको किस रूप का मिला, तो गाउसियन सरफेस यहां भी हमको आर डिस्टेंस पर, यहां भी हमको गाउसियन सरफेस बेलन के रूप का मिला। कैसा दोस्तों, बेलन के रूप का मिला। तो अब लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि गाउस पृष्ठ, गाउसिय पृष्ठ बेलन के रूप का है, ठीक है। तथा एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर बाहर बना रहे हैं तो ये आर जो छोटा आर जो होगा कैपिटल आर से बड़ा होगा, और यदि आप अंदर बना रहे हो तो बड़ा आर छोटा आर से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब तथा स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें वही चीज क्यू आवेश को वितरित किए हुए है, और इसमें कितना डेंसिटी, इसका घनत्व कितना है, रो बराबर क्यू अपॉन भी, यही है। तो आ जाओ भैया, अब हम लोग एक काम करते हैं, गाउस के नियम से यहाँ पे भी अब पृष्ठ थोड़ा पहले देखिए, एक पृष्ठ यहाँ बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लस आवेश के कारण इधर, और एरिया वेक्टर इधर, तो कितना का एंगल बना, 90 डिग्री का। इसको हम लोग पृष्ठ नंबर 1 बोल देते हैं। ये देखिए ये वाला पृष्ठ नंबर 2 है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर जाते हुए दिखाई देगा। तो एक हम उसके बाद और एक बात क्या, कि एरिया वेक्टर जो होता है पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ का लंबवत क्या होगा, एरिया वेक्टर यही होगा। तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर तीसरा देखूं तो तीसरा ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हुआ कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा एरिया वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होता है एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इजी है कि नहीं भाई, एकदम इजी है, क्या बात कर रहे हैं, इतना इजी है कि पूछो ही मत। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। चलो φ1 पहले निकाल लेते हैं गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, ठीक है, गाउस के नियम से देख लेते हैं। अब गाउस के नियम से सबसे पहले पहला पृष्ठ का फाई निकाल लेते, φ1 बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी, पढ़ चुके हैं ये सब, है ना। तो यहां पे अगर आप देखो क्लोज इंटीग्रल डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लगाओ वैल्यू। तो φ1 बराबर आ जाएगा cos 90 डिग्री, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। चलो φ1 0 निकला। अगर आप देखो φ2, तो φ2 क्या निकल जाएगा, φ2 बराबर फिर वही चीज डायरेक्ट लेते ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे देखिए सरफेस नंबर 2 में ये मेरा तीसरा सरफेस हुआ, ये दूसरा सरफेस हुआ, तो सरफेस नंबर 2 यानी पृष्ठ नंबर 2 में दोनों एक दूसरे के अनुदिश है, मतलब थीटा कितना 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो यहाँ 0 रख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल, अरे यार क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लगा दूं तो यहाँ आ गया, ई कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो गया डी ए, और डी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए, तो ई ए हो गया।
φ2 मेरा चलो आया EA। अब हम लोग एक काम करते हैं, φ3 निकाल लेते हैं। रुकिए भैया, थोड़ा सा इसको भी तो खाना पीना देना होगा ना, लेकिन खाना इसका भी है खाना है। तो अब लिखते हैं φ3 निकाल लेते हैं, मतलब सरफेस नंबर 3 का विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो φ3 बराबर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल EDA cos थीटा है, ये होगा। और थीटा कितना सरफेस नंबर 3 में हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। आ गया, लगा लो वहां पे वैल्यू। तो φ3 बराबर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल EDA cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो सबको 0 से गुना कर देता 0। अब ये निकल गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, कुल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 कितना आया है, 0। आप देख लो ना भाई, φ1 0, φ2 कितना आया EA, और φ3 भी 0। अब फाई का वैल्यू आप ही लोग बताओगा उसके नियम से, Q अपन एप्सिलॉन नॉट, जहां Q अंदर का आवेश है ना, बराबर EA। चलो अब Q का मान रखेंगे अभी पहले, देखिए रो बराबर Q अपन भी लिखेंगे, चूंकि रो बराबर Q अपन भी इधर तो Q निकल जाएगा, रो भी। अब हम देखिए आवेश कितना दूर तक वितरित है, इतना दूर तक, तो R क्या लेंगे, कैपिटल R लेंगे। तो भी वॉल्यूम आयतन, आयतन क्या होता है, गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर H। तो H की जगह हमने यहाँ पे कुछ लेंथ का लिया हुआ ना, कितना लेंथ का लिया हुआ, L लेंथ का एक गोला गॉसियन सरफेस लिया हुआ। तो यहाँ हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर L। उसके बाद एरिया यदि निकालोगे तो इसका निकलेगा, स्मॉल डिस्टेंस R का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 पाई आर L। ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, लेकिन एक सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना फटाक से, ले लिए। हाँ मिटा दो, मिटा दीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दीजिए ना। हाँ मिटा दिए, लो भाई, आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे ही कर रहे है ना। तो यहाँ पे Q का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल भी आ रहा है ना, हाँ ठीक, बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर आ गया E इंटू 2 पाई आर एल। हमको E चाहिए, तो E बराबर हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। इतना खराब लिखते हैं ना सर, काटना पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल और एल गया, पाई और पाई गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या निकल गया, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम लोगों का फॉर्मूला बन, यहाँ स्क्वायर है भाई, स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, रो जितना दिए उतना ये भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर का, यानी आर का वैल्यू इस पृष्ठ से जितना दूर बढ़ाते जाओगे विद्युत क्षेत्र कम होते जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उतना कम होते जाएगा। जितना सामने लाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, दूर लेते जाओगे तो यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, और डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं और कुछ देखते हैं ना। पहले पहले ग्राफ, पहले इसको तो ले लीजिए, इसका ग्राफ पहले देख लेते हैं। चलो ले लिए, मिटा दो, हाँ मिटा दीजिए। अरे हाँ, बच्चा पार्टी सब, कोई दिक्कत नहीं है ना, मां सर का दिक्कत रहेगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये दूरी ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये मान के चलो ये आर है, किसका, बेलन की दूरी है, ठीक है। इधर अंदर हो जाएगा,
और इधर बाहर हो जाएगा। तो आप एक काम करो, एक काल्पनिक बेलन लो, कल्पना करके एक काल्पनिक बेलन बना दो। बना लिया, ये काल्पनिक बेलन है दोस्तों, समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड था E समानुपाती R, मतलब R जैसे बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र भी घटेगा। तो R का वैल्यू इधर R हो जाएगा, इधर R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, यानी E समानुपाती R। इसका ग्राफ ये बन गया। दूसरा पे कह रहा है आर जैसे आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। तो ये ऐसे एक समय आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ हम लोगों का बन गया किसका, बोलिए तो अचालक ठोस का। ये ग्राफ है भैया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हाईएस्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब इस r डिस्टेंस के सरफेस पर, इस बेलन के सरफेस पर हमको विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा मेरे भाई लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।